नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कफीन सचान और आज बात एक बेहद अहम मसले की, बात देश की जनसंख्या की। जनसंख्या एक ऐसा मुद्दा, एक ऐसा विषय जिस पर अलग अलग तरह के विचार होते हैं और बहुत ही जटिल मसला कि किसी भी देश की जनसंख्या क्या हो, कितनी हो, किस रफ्तार से बढ़ रही है, क्या रफ्तार बढ़ने की होनी चाहिए। और इसी को आज समझेंगे कि असल में भारत में क्या जनसंख्या विस्फोट की स्थिति कही जाती थी उससे हम बाहर आ गए हैं। अगर नहीं आए तो फिर हमारे पास रास्ते और उपाय क्या हैं, और अगर हम उससे बाहर आए हैं तो 90 के बाद 2020 में क्या फर्क आया है जो हमने लक्ष्य यानी कि सरकारों ने तय किया था जनसंख्या वृद्धि दर को कम करने को लेकर, उसको हमने कितना हासिल किया है। और दुनिया के अगर एवरेज या फिर मानकों पर देखेंगे तो हमारा देश या हम कहां पर खड़े हुए हैं, और इस समस्या को क्या हम आज समस्या कह सकते हैं या फिर हम उससे बाहर आ रहे हैं, समझेंगे अपने चार खास मेहमानों के जरिए। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एसके सिकदर हैं, एडिशनल कमिश्नर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान डॉक्टर पुनीत मिश्रा हैं, प्रोफेसर हैं, कम्युनिटी मेडिसिन, एम्स से। स्वागत है। साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में है शिवाजी सरकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। और डॉक्टर एसके सिंह हमारे साथ हैं, प्रोफेसर हैं, आईपीएस से, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिकल डेमोग्राफी एंड स्टैटिस्टिक्स से। बहुत बहुत स्वागत सिंह साहब आपका। शुरुआत मैं सिकदर साहब आपसे करना चाहूँगा कि जब जनसंख्या की बात आती है अलग तरह की चर्चाएं होती हैं। एक वक्त था 80 और 90 के दशक में जब हम देखते थे कि जनसंख्या विस्फोट की बात कही जाती थी, सरकारों की फाइल या नोटिंग में भी उसका जिक्र होता था। 2020 की अगर मैं बात करूँ, हमने जो लक्ष्य तय किए थे उसके आसपास कहां पर दिखते हैं, और भारत में स्थिति आज जनसंख्या की क्या वाकई विस्फोटक है, कंट्रोल में है, या फिर जो हम चाह रहे थे उसके इर्द गिर्द पहुंचती दिखती है। बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम में मेरे को इनवाइट करने के लिए। और इसमें जो क्वेश्चन आपने पूछा, इसका मैं एक थोड़ा आंकलन करके बताता हूँ। जो हमारी जो लास्ट सेंसस 2011 की जो सेंसस थी, इसमें जो हमारी पॉपुलेशन हम बता रहे 121 करोड़ की थी। और अगर आप पॉपुलेशन देखेंगे, हम जो अप्रॉक्सीमेट पॉपुलेशन हमारा अभी जो है 135 के आसपास है। और जो इस पे जो मुद्दा जो है, जो सबसे अहम चीज़ है, ग्रोथ रेट जिसको हम कहते हैं, वृद्धि दर जो है, पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट, जो पॉपुलेशन वृद्धि दर होती है, ये दर कितनी है। आज के डेट में ये लास्ट सेंसस में जो दर निकल के आया था वो आया था 17.7, जो कि एक 4 पॉइंट डिक्लाइन हुआ था पिछले सेंसस से, और इतनी डिक्लाइन पिछले 100 साल के सेंसस में कभी नहीं हुई। तो ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई थी। और इसके साथ साथ अगर हम इसको दुनिया के नज़रिया से देखें, अगर दुनिया का जो ग्रोथ रेट है, ये हमारे अगर 1.7 हम कहते हैं तो उस पर 1.24 उनका था जो 2011 में। पर अभी रिसेंटली एक वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स आया है, जो लेटेस्ट 2019 का, जो बहुत ही रिलायबल होता है, सारे देश उसको देखते हैं। उसमें जो दिखाया जा रहा है, हमारे जो ग्रोथ रेट है 1.02 दिखाया जा रहा है 2019 का, जबकि ग्लोबल का दिखाया जा रहा है 1.08। तो ये करीब करीब सेम ही है। सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव सॉर्ट ऑफ अ डेवलपमेंट। और एक चीज़ पॉजिटिव बहुत हुआ है पिछले 10 साल में, और इनफैक्ट पिछले 15, आप जैसे बोला 90 के दशक से कुछ फास्ट डिक्लाइन हमारी ग्रोथ रेट में और पॉपुलेशन फर्टिलिटी रेट में हुई है। जो कुल प्रजनन दर है, जिसको हम TFR बोलते हैं, अगर वो देखते हैं, जो हमारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हम लोग करते हैं, जिसका देश में करते हैं, जो 1 में था 1992 में, ये था 3.4। राइट सर। और आज के डेट में अगर आप देखते हैं, जो लास्ट NFHS हुआ है, NFHS 4 में 2015-16 में ये कम होके रह गया 2.2। और हम लोग कहते हैं कि हमें चाहिए 2.1, जिसको हम एक किस्म से रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी बोलते हैं। थोड़ा सा इसको और आम दर्शक के नज़रिए से, जब हम TFR की बात करते हैं, जो 1992 में 3.4 था और 2015-16 में जो आखिरी डाटा है 2.2 था, इसके मायने क्या है कि मौजूदा जो जनसंख्या है अगर इस दर से बढ़ती रही तो क्या कितनी ज़्यादा बढ़ेगी, या फिर मैं कहूँ कि स्टेबिलिटी के लेवल पर है, जनसंख्या विस्फोट की स्थिति नहीं, बल्कि मैं कहूँ कि जो स्टेबिलिटी का लेवल है कहीं उसके इर्द गिर्द है। तो अगर हम बोलते हैं, जो दो शब्द होते हैं, 2 फ्रेज होते हैं, या 2 आप डेफिनेशन बोल लीजिए, या 2 टर्म्स होते हैं। एक होता है पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट, राइट, और दूसरी होती है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भारत ने अभी 2.2 का आंकड़ा ऑलमोस्ट रिप्लेसमेंट लेवल अचीव कर लिया
तो हमारा पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो गया नहीं। जब कोई कंट्री पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट लेवल तक पहुंचती है तो उसके आगे 25 से 35 साल लगते हैं कम से कम पॉपुलेशन स्टेबलाइज होने में। और वो जो ग्रोथ होता है वो एक्चुअल पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए नहीं होता है, वो पॉपुलेशन मोमेंटम होता है। वो क्या होता है, क्योंकि आपकी जनसंख्या ज़्यादा है, जो लोग रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है 15 से 49 की जो एज ग्रुप में है, ये लोग जब बच्चा पैदा करें, अगर एक भी करे तो भी पॉपुलेशन बढ़ता ही रहेगा। तो दैट इज़ वाई ये 30 साल लगते हैं पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन के लिए। तो हमारे नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी में था भी हम 2045 तक करेंगे। हो सकता है 45 तक ना हो या 45 के आसपास हो जाए, या 2050 तक में भी हम लोग पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन तक पहुंच पाएंगे। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, 35 अब तो 37 स्टेट्स न्यू एंट्री हो गए, पहले 36 थे। अभी यूटी जम्मू कश्मीर लद्दाख को भी नोटिफाई कर दिया गया। तो 37 में से 25 ऐसे राज्य है और गणराज्य है जहाँ पे हमारा ये कुल प्रजनन दर जो है, टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 से नीचे आ चुका है। 2.2 भी नहीं, 2.1 और उससे नीचे भी आ चुकी है। केवल 5-6 महत्वपूर्ण स्टेट है, वो भी हमारे उत्तरी भारत के स्टेट है, जिसमें आपके बिहार आती है, उत्तर प्रदेश आती है, मध्य प्रदेश आते हैं, राजस्थान आता है, झारखंड आता है, छत्तीसगढ़, जहाँ पे आपकी फर्टिलिटी दर थोड़ी ज़्यादा है। यूपी और बिहार में 3 और 3 से थोड़ा ऊपर है। बाकी जो छत्तीसगढ़, झारखंड, ये अभी 2.5, 2.7, 2.8 में आ चुका है। तो एक छोटा सवाल सर, दक्षिण या फिर जिन राज्यों की आप बात करें, 24 से 25 राज्य हैं जहाँ पर 1.7 से 2.1 तक है फर्टिलिटी रेट। अगर मैं इसको पैमाना मानूँ तो क्या 25 साल के बाद जो पॉपुलेशन, उसका इम्पैक्ट क्या होगा? कितने % कम या स्टेबिलिटी के लेवल पर वो नजर आने वाली है? इस पे जो है ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, एकदम तो कम आएगा नहीं। मैंने बताया पॉपुलेशन मोमेंटम तो रहेगा, कम से कम 22 साल के बाद उसका कहते हैं इम्पैक्ट शुरू होता है। इनफैक्ट 22 भी नहीं, मैंने बताया ना 25 से 35। वो डिपेंड करता है कि कौन सी कंट्री किस स्टेज में है। जो स्टेज जहाँ पे फर्टिलिटी जल्दी डिक्लाइन कर रही है, हो सकता है 25 में ही अचीव कर ले। जहाँ पे जैसे कोई अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ पे फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो वो 25 में भी नहीं हो पाएगा, हो सकता है वो 40-45 साल ले जाएगा। तो ये बड़ा टेक्निकल शब्द है, थोड़ा एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। कहने का मतलब है हमको और 25-30 साल लग जाएंगे स्टेबल होने में। और जब वो होगा, जो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट कहता है कि हमारी पॉपुलेशन एट दैट टाइम अराउंड 160-65 के करोड़ के पास होगी, और उसके बाद फिर ये डिक्लाइन हो रहा शुरू होगा। ओके सरकार साहब, 2 चीज़ें हैं जब आज के दौर में हम चर्चा करते हैं, और काफ़ी ज़्यादा ये आम जनता के बीच में या फिर चर्चाओं में रहता है कि जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है, हमें कम करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर मैं सिकदर साहब के आंकड़ों को, जो सरकारी आंकड़े हैं, उनको अगर उतारने की कोशिश करूं, तो क्या ज़रूरत है हमें किसी और ज़्यादा अहम कदमों की इस कंट्रोल करने को लेकर, इसे कंट्रोल करने को लेकर? हालांकि 90 या 92 से जो बात कही जा रही है, 2016 में बिना उस तरह के बड़े कदमों के बिना भी 3.4 से 2.1 तक हमने उस टारगेट को अचीव किया है। ये बिल्कुल सही है। देखिए, पॉपुलेशन का जो एक प्रोसेस है, ये कोई मैथमेटिकल प्रोसेस नहीं है, एक सोशल प्रोसेस है। और उस प्रोसेस को समझना, जैसे कि डॉक्टर सिकदार समझ रहे हैं और समझा रहे हैं, उसके बावजूद समझ में आना मुश्किल होता है कि कैसे कैसे पॉपुलेशन बढ़ता है। शुरू के जो कई दशक थे, हमने देखा कि पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ा। उसकी एक वजह जो है, कई बार हम लोग शायद ओझल हो जाते हैं हमारे दिमाग से, कि शुरू के जो पहला दशक था, उसमें हमारे जो नया भारतवर्ष बना पार्टीशन के बाद, उसमें इन्फ्लक्स भी काफ़ी हुआ लीगली, और उसका जो इम्पैक्ट रहा वो भी इस देश पर काफ़ी रहा। जो पहले पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में फैले हुए थे, वो आके सिर्फ इंडिया में समा गए। तो वो भी वजह रही। दूसरी चीज़, जैसे डॉक्टर सिकदर कह रहे हैं कि जो हमारा ओवरऑल रेट्स हैं, उस पर काफ़ी अब कम हो गए हैं। और इन सारी चीज़ों को अगर हम देखें, और हम अगर वैसे भी समाज में अगर जाके देखते हैं, तो हम खुद महसूस करते हैं कि बचपन में हम जिस तरह के देखते थे पॉपुलेशन के बारे में, जिस तरह से बड़ी बड़ी बात होती थी, 80 के दशक में हमने आके देखा, बल्कि 75 और 80 के बीच में, कि एक खास प्रोग्राम चला है कि किसी भी तरह से ज़बरदस्ती पॉपुलेशन घटाना है। और उसके बाद जो है वो बिल्कुल छोड़ दिया गया, क्योंकि उसके जो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हुए, उसके बाद से उसको छोड़ दिया गया। और उस बारे में नॉर्मली जो है पॉलिटिकल सिस्टम में उसकी बात ज़्यादा नहीं की जाती रही है। उसके बावजूद एक सोशल अवेयरनेस बढ़ा, एजुकेशन बढ़ा। दूसरी चीज़, इकोनॉमिक कंडीशंस के साथ साथ जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ बनी, और उसमें एक जो चीज़ आया कि न्यूक्लियर जब जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, तो उनको लगता था कि पूरा एक बड़ा कुनबा है, कुनबा बड़ा हो गया तो क्या हो गया, या कुनबा और बड़ा ही होना चाहिए। जब न्यूक्लियर फैमिलीज़ हुई, तो उनके साथ है कि
कुल 2 लोग हैं, हम ज़्यादा लोगों को मैनेज नहीं कर सकते। तो उसकी वजह से भी जो है, आप ये सिर्फ मत सोचिए कि एक विशेष मध्यम वर्ग में ये हुआ, नीचे के तबके में भी ये देखने को मिलता है। उसके दूसरे एस्पेक्ट को भी मैं बाद में बात करूँगा। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद जो है, आज जिस स्थिति में आई है, हम देखते हैं कि एक नेचुरल प्रोसेस होता है किसी भी चीज़ का। देखिए, एक नेचुरल प्रोसेस होता है, जो पॉपुलेशन की जो स्टडीज़ होती है उसमें भी इस नेचुरल प्रोसेस के बारे में बात हुई, और पहले भी इस तरह की बहुत सारी घटनाएं घट चुकी हैं, हिस्टोरिकली भी, पुराने कल उसमें भी, और बिब्लिकल स्टडीज़ में भी हमें देखने को मिलता है। तो इसलिए आज जिस स्थिति में आके हम पहुँचे हैं, उसमें अगर हम कहें कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और उसको ज़बरदस्ती घटाने की ज़रूरत है, मैं समझता हूँ उसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं। ये लोगों का एक सोशल विल होना चाहिए कि करना है नहीं करना, और उनके पर्सनल विल भी है। और ज़बरदस्ती किसी तरह का नहीं होना चाहिए, चाहे सरकारी स्तर पे हो या गैर सरकारी स्तर पर हो। और ये सोच कि इसको करेंगे, और जैसे कि छोटा सा मैं एक और जोड़, एक राज्य ने अब ये किया कि तीसरे बच्चे को जो है हम सारी सरकारी सुविधाएं नहीं देंगे, तो मेरे ख्याल में ये भी गलत है। ओके, मैं इस पर पॉइंट पर भी आऊँगा, लेकिन उससे पहले सिंह साहब, क्योंकि आपके पास लगातार आंकड़े होते हैं, जो अलग अलग सर्वेज आते हैं डेमोग्राफी के लिहाज से, 2 चीज़ें जो साफ दिखती हैं सरकारी रिपोर्ट के, मैं आंकड़े बता रहा हूँ। पहली चीज़, जैसा कि सिकदर साहब ने भी कहा, करीब 25 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर जो FIR है वो मानक से, या जो हमने लक्ष्य तय किया उससे भी नीचे 1.7 तक दिखता है। दूसरा, इसी में एक और जो आंकड़ा है सरकार के पास, या सरकारी आंकड़ा है, TFR में 2015-16 का मैं जिक्र कर रहा हूं सर, ग्रामीण इलाकों में 2.4 है और शहरी इलाकों में 1.8 है। अगर हम जनसंख्या को और ज्यादा कंट्रोल, या उसको मैं कहूं कि एक स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं, तो फिर क्या राज्य वाइज फोकस करना होगा, एरिया वाइज फोकस करना होगा, ना कि किसी एक, मैं कहूं कि कानून या किसी एक रूल के तहत ऑल ओवर इंडिया को? क्या मैं सही हूं? जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। किसी कानून के तहत या किसी दबाव के तहत जनसंख्या कंट्रोल करने की स्थिति इंडिया की इस समय नहीं दिख रही है। जैसा कि सिकदर साहब ने कहा, उसके बाद वाले हमारे सज्जन कलीग ने कहा, रियली ये सोशल फैक्टर है। और ऑलरेडी बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी कोअर्सन के, अगर हम लोग 3.4 TFR से 2.2 TFR, जो कि 15-16 की बात कर रहे हैं, अभी NFHS 5 का रिजल्ट हम लोग जल्दी गवर्नमेंट को देने वाले हैं। आधा स्टेट हम लोगों ने ऑलरेडी भेज दिया है, रिमेनिंग हाफ स्टेट करीब अप्रैल में आ जाएगा। तो ये मानने की बात है कि TFR 2.1 हो चुका है। इंडिया ने रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी अटेंड कर लिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो आप लोगों ने चर्चा कर रहा था पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन के लिए, तो सिकदर साहब ने सही पॉइंट आउट किया है। एक पॉपुलेशन मोमेंटम एक टर्म होता है, चूंकि हमारी यंग एज पॉपुलेशन है, अगर कोई भी हम स्ट्रिक्ट मेजर अगर एडॉप्ट करते भी हैं, तो जो यंगर जनरेशन है उनको फैमिली बिल्डिंग प्रोसेस में जाना होगा, उनका मैरिज होगा, उनको बच्चे पैदा होंगे। इसलिए पॉपुलेशन मोमेंटम के चलते हमारा स्टेबलाइजेशन अराउंड 2060 के आसपास हो पा रहा है, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन। और उस समय हमारी पॉपुलेशन 1.65 मिलियन के आसपास एस्टिमेटेड है। चाइना को हम लोग 2029 में ही क्रॉस कर रहे हैं इस ग्रोथ रेट के साथ। अभी हमारा ग्रोथ रेट, जैसा बिल्कुल सही बात है, 1.05 के आसपास आ रहा है, या 1.1 कह सकते हैं, जो कि चाइना का 0.6 है, और ग्लोबल भी 1.1 के आसपास ही है। मेन मुद्दे ये हैं शशांक साहब जी, अनमेट नीड ऑफ फैमिली प्लानिंग हमारी कंट्री में अभी भी काफी ज्यादा है। जो मान्यवर सिकदर साहब स्टूडियो में हैं हमारे इस पैनल में, सिकदर साहब भी अभी तक फैमिली प्लानिंग की जिम्मेदारी ले रहे थे। हकीकत यह है कि मेरे पास वो आंकड़ा है जो कि गवर्नमेंट अभी तक रिलीज नहीं कर पाई है। फैमिली प्लानिंग का पिछले 5 सालों में सिकदर साहब और उनकी टीम के प्रयास के साथ, इवन BMGF ने भी बिहार यूपी में काफी कंट्रीब्यूट किया है। फैमिली प्लानिंग का जो फिगर आने वाले हैं वो थोड़ा चौंकाने वाले होंगे। आपको शशांक साहब हम जरूर इंटीमेट करेंगे जब हम लोग ये फिगर रिलीज करेंगे। मैंने सर इसीलिए 2 बातें माफी चाहूंगा, मैं दर्शकों बता दूं, मुझे ये पता है कि ये सर्वे का काम, जो आंकड़े का काम है, जो कि आंकड़े आप लोग इकट्ठा करते हैं NFHR के थ्रू जो सामने आते हैं, वो क्योंकि आपके और वो गोपनीय होते हैं जब तक उस सरकार पब्लिश न करे। मैं इसलिए उनका जिक्र नहीं कर रहा था, ना ही मैंने उसको लेकर आपसे सवाल किया। अब मैं थोड़ा सा इसको और ब्रॉडर पिक्चर में, बड़ी तस्वीर में लाना चाह रहा हूं। पुनीत जी, जिस तरीके से 3 बड़ी चीजें कही जाती हैं जब जनसंख्या की बात आती है, चीन की आबादी हमसे ज्यादा थी, लेकिन उसका एरिया कई गुना ज्यादा था, और हम चीन को
पीछे छोड़ देंगे 2025 से 27 तक मोटे तौर पर कहा जा रहा है। जिस सन की बात हम कर रहे हैं 2060 के आसपास, जब हम कह रहे हैं कि हम स्टेबल कर जाएंगे, उस स्थिति पर जाने की ज़रूरत है या उससे पहले हमें इसे और ज़्यादा कर्व करने की ज़रूरत है? और अगर कर्व करने की ज़रूरत है तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं? बड़ा ही आपने जो सवाल, रिलीवेंट सवाल यहाँ पे पूछा है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो हमारी जनसंख्या की साइकिल क्या होती है, जिसे हम डेमोग्राफिक साइकिल कहते हैं, कैसे बढ़ती है और किस तरीके से फिर हम वहाँ तक पहुँचते हैं। सबसे पहली जो जनसंख्या में हम डेमोग्राफिक साइकिल में बात करते हैं, सबसे पहला फेज़ होता है जब बर्थ रेट बहुत हाई होता है और डेथ रेट बहुत हाई होता है। उसमें पॉपुलेशन स्टेबलाइज रहती है, जो करीब 1920 से पहले जिस स्थिति में भारत था, तो ये वो वाली स्थिति थी। उसमें क्योंकि बर्थ रेट बहुत हाई है, डेथ रेट दोनों हाई है, पॉपुलेशन दोनों नंबर कहीं मैच करते हैं, मिसमैच नहीं होते। हाँ, तो जिसकी वजह से, क्योंकि आप देखो ना, हमें 1800 साल लगे 1 बिलियन पहुंचने में, उसके बाद फिर 130 साल में हम डबल हो गए, इस समय 12 से 15 साल में हम 1 बिलियन ऐड कर रहे हैं। सो बेसिकली वो वाला फेज़ इंडिया 1920 से पहले था। दूसरा फेज़ होता है कि आपका डेथ रेट तो थोड़ा सा डिक्लाइन करता है, लेकिन बर्थ रेट वही रहता है। उसके बाद जो तीसरा फेज आता है कि डेथ रेट भी कम हो गया, बर्थ रेट भी कम हो गया। ठीक है, अब किस लेवल पे कम हो गया? अगर आपका जैसे ग्रोथ रेट की हम बात कर रहे हैं, हमने इंडिया ने 1.1 का अचीव कर लिया है। बहुत सारे जो पश्चिमी यूरोप के देश हैं और पश्चिम के देश हैं, वहाँ पे ये 0.1, 0.2 या उससे भी कम है। तो एक स्टेज वो होती है, ऑलमोस्ट दोनों रेट हमारे बराबर हो जाते हैं, जहाँ पे पॉपुलेशन स्टेबलाइज रहती है। उसके बाद वाली एक स्टेज आती है जिसमें कुछ देश हैं जैसे जर्मनी और हंगरी है, जहाँ डिक्लाइनिंग वाला फेज शुरू हो जाता है कि माइनस जिसे कहते हैं जी, कि आपका डेथ रेट तो जो है वो ज़्यादा है, लेकिन बर्थ रेट कम हो गया है, तो आपकी पॉपुलेशन वहाँ पे डिक्रीज कर रही होती है। अभी हम इंडिया की, जैसे अभी बात कर रहे थे, हमारे विशेषज्ञ IIPS से हैं, सिकदर साहब ने बताया कि हमने इस समय जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2.1 के आसपास है, जहाँ पे स्टेबलाइज पॉपुलेशन हमारी हो जाती है, और जो हमारा ग्रोथ रेट है वो 1.05, 1.1 के करीब नज़दीक है हमारा। तो इसका मतलब ये है कि हम करीब करीब उस फेज़ में पहुंच रहे हैं, और 2045 के आसपास, 2045-2050 के आसपास हम कम्प्लीटली उस फेज़ में पहुंच जाएंगे जहां पर हम स्टेबलाइजेशन चाहते हैं पॉपुलेशन का, और जो अभी तक प्रगति है सही डायरेक्शन में जा रही है। अब आपने पूछा चाइना की बात की कि साहब चाइना का कैसे है। देखिए, चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, जिन्होंने बहुत सालों तक एक पॉलिसी बना के रखी थी कि हम एक बच्चा करेंगे। तो आप ये देखिए, उस पॉलिसी की वजह से उनकी पॉपुलेशन में जो ग्रोथ है काफ़ी कम हो गई, ग्रोथ रेट उनका उतना नहीं बचा, पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो गई है। लेकिन अब उन्होंने बिकॉज ऑफ कुछ उनके जो कारण हैं, जो इसके बारे में अभी यहाँ पे नहीं जाना चाहूँगा, जिसकी वजह से उन्होंने कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ अभी 2 बच्चा पैदा करने की अनुमति दे दी, जो उनके अपने कारण है कि हमारे कई सारी चीज़ें होती कि अगर आपकी ओल्ड एज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है तो वो डिपेंड तो करेगी यंग एज पॉपुलेशन पे, वर्किंग पॉपुलेशन कम हो गई। तो जो भी उनके रीजन से उन्होंने कहा हम चाइना को एक्सीड करेंगे, चाइना को एक्सीड करेंगे करीब मुझे लगता है 2025 से 2030 के बीच में, शायद 2029 तक हम कर लेंगे, जो अभी तक के आंकड़े बता रहे हैं, और 2045 तक हमारी पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगी। अब नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट आपने पॉपुलेशन के मुझसे एक सवाल और किया था कि क्या है। पहले मैं जाना चाहूँगा नेगेटिव में, उसके बाद मैं पॉजिटिव की तरफ आऊँगा। देखिए, नेगेटिव का ये है कि जो हमारे पास धरती है उसको तो हम बढ़ा नहीं सकते, और जो पॉपुलेशन अगर आपकी बढ़ती रहेगी तो जो हमारे संसाधन हैं, चाहे वो खेती के संसाधन हो, चाहे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हों, वो तो सीमित हैं, और उसमें ही आपको उस पॉपुलेशन का भरण पोषण और सुविधाएं देनी है आपको। अब ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे यहाँ जो साइंटिफिक जो साइंस के लोग हैं, विज्ञान की इतनी प्रगति हुई है, इतने आविष्कार हुए हैं, जिसकी वजह से हमने जो भोजन सबको उपलब्ध करा पाए हैं, सबको कपड़ा, रहने का और जो भी सुविधाएं उपलब्ध करा पाए हैं, जिसकी वजह से पॉपुलेशन हमारे पास एकदम से बढ़ी है। लेकिन इन सारी चीज़ों की भी एक लिमिट होती है। अगर इस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी तो आप सबको संसाधन नहीं उपलब्ध करा सकते, तो बीमारियां बढ़ेंगी और चीज़ें, जो सामाजिक ताना बाना है उसमें दिक्कत आएगी। जहाँ तक बात करते हैं फ़ायदे की, कई लोग कहते हैं साहब हमें तो बड़ा फ़ायदा है, हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और हम यंग पॉपुलेशन है। ऑफ कोर्स इस समय हमारे यंग पॉपुलेशन है, और हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं हमेशा बात करते हैं इस पॉपुलेशन का कि हम 1.3 बिलियन है और इसको लेके हम कितने भी आगे बढ़ सकते हैं।
तो एक अच्छी बात है इस सेंस में कि हमारी जो पॉपुलेशन है अभी यंग है, जबकि पश्चिमी देशों में जो अधिकतर पॉपुलेशन है वो ओल्ड हो चुकी है। तो उनको आप देखिए कि काफ़ी लोग इंडिया से माइग्रेट करके जो दूसरे देशों में जा रहे हैं, यंग पॉपुलेशन, उनको ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन हमें नहीं है क्योंकि हमारे पास वो मैन पावर है। तो वो एक उसका बेनिफिशियल है, लेकिन वो साइकिल है। दैट इज़ जब हमारे पास इतनी पॉपुलेशन हो जाएगी जो ओल्ड एज है तो हम उनको नहीं भेज पाएंगे। तो मुझे लगता है कि एक ऑप्टिमम लेवल होना चाहिए पॉपुलेशन का, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि यंग लोग बढ़ाएंगे तो काम बढ़ता जाएगा। सो दैट इज़ माय वैलिड पॉइंट सर। सिकंदर साहब, अब एक चीज़ और जो कहा उन्होंने, ऑप्टिमम लेवल की बात जब आती है और जो हम 2045 से 2060 के आसपास उम्मीद कर रहे हैं, क्या वो ऑप्टिमम है? और या हम ये कहें कि जो सरकार ने अपना लक्ष्य तय किया था उसको हम टाइम बाउंड तरीके से अचीव कर रहे हैं, या उसको और कर्व करने की ज़रूरत है अगर हम रिसोर्सेज या ऑप्टिमम लेवल की बात करें? ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, आपने जटिल क्वेश्चन है, क्योंकि ऑप्टिमम लेवल तो टाइम ही डिसाइड करता है कि ऑप्टिमम लेवल क्या है। देखिए, हमने आपको बताया कि पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट लेवल के बाद आपको 25 से 35 साल लगेगा या 40 साल लगेगा, वो तो आपको लगेगा ही लगेगा। दैट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट बियॉन्ड अस, है ना। ये तो जो हो चुका है, अगर हम यही चीज़ अगर हम 90 के दशक में अगर हम थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांगली इस प्रोग्राम को देखते तो हो सकता है हमारी ये सब बातें आज होती भी नहीं है। उस टाइम में जो चला, जैसे भी चला, तो प्रोग्राम में शायद उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं था जिसके लिए अब हम इस सिचुएशन में आए हैं। अब जस्ट इस सिचुएशन में आ गए तो ये पॉपुलेशन मोमेंटम हैज टेकन ओवर। वो प्रोसेस में जो टाइम, अब सिंह साहब ने क्या किया, अब आप यंग पीपल है, यंग कपल, बच्चे तो पैदा करेंगे ना, वी कैन नॉट डिनाई देम दैट, राइट, ठीक है ना। तो एक बच्चा तो करेगा ही, वो एक बच्चा भी करेगा तो भी पॉपुलेशन बढ़ेगा। लेवल ऑप्टिमम क्या है, क्या वो 165 करोड़ है या 145 करोड़ है, वो एक अलग चर्चा है, अलग चर्चा है। इट डिपेंड्स ऑन द रिसोर्सेज दैट आवर कंट्री विल बी एबल टू प्रोवाइड फॉर अस। साइंस में तरक्की होगी, एग्रीकल्चर में तरक्की होगी, फूड प्रोडक्शन पर स्क्वायर फुट ज़्यादा होगा, उस टाइप की चीज़ें, साइंटिफिक और भी पता नहीं क्या नए टेक्नोलॉजी आएंगी जिसमें हम अपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे जो इन्होंने डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करी है, डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पास है, बट आर वी एबल टू प्रोवाइड देम द जॉब्स? जॉब तक तो नहीं देंगे तो उसमें है। पर एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा बिफोर आई फॉरगेट, ये बात भी नहीं है कि वी आर वेरी मच ऑन द बहुत रोज़ी पिक्चर अगर मैं देता हूँ तो उस हिसाब से भी नहीं है। देयर आर स्टेट्स, अब जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, अब वो केवल राज्य वाली कहानी नहीं है। ये आपने एक बात कही थी कि राज्य के अंदर इंट्रा डिस्ट्रिक्ट जो इश्यूज़ है, हम लोगों ने क्या किया, भारत सरकार ने, ये हमने आज से 4-5 साल 2014 में एक मिशन चलाई है जिसको हम मिशन परिवार विकास बोलते हैं। तो हमने क्या किया, हमारे पास 750 के आसपास जिले हैं, तो 750 जिले में से हमने जिला वाइज उसके TFR निकाला। तो जो जिले की TFR 3 से ज़्यादा थे उनको हमने 146 जिले होते हैं हमारे देश में, और वो 7 स्टेट में बटे हैं। और मैं आपको जिले का नंबर भी देता हूँ, यूपी में आपके 75 में से 57 जिले हैं, बिहार में 38 में से 37 जिले हैं, राजस्थान में अराउंड 24 है, आपके राजस्थान में 14 है, मध्य प्रदेश में 24 है, झारखंड में 19 है, छत्तीसगढ़ में 2 है, असम में 2 है। ये जिले हैं जहाँ पे 3 से ज़्यादा। तो वहाँ पे हमने अलग मुहिम चलाई, क्योंकि उन्होंने अनमेट नीड की बात कही। देखिए, TFR हमने अचीव कर लिया, पर अनमेट नीड भी अभी काफ़ी है। जबकि अनमेट नीड हमने 20 से कम करके हम 12 पे लेके आए हैं। अनमेट नीड क्या होती है, लोग मांग रहे हैं, हम दे नहीं पा रहे सर्विस, है ना, दैट इज़ अनमेट नीड। तो इसको जो नीड है उसको प्रोवाइड करना हमारी जिम्मेवारी है। तो हम चाह रहे, और उसका एक बहुत बड़ा चीज़ हम भूल जाते हैं पॉपुलेशन के चर्चे में, और इसलिए फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में हम पॉपुलेशन के से साथ साथ जोड़ के सबसे तो अहम बात करते हैं, जो हमारे देश में मातृ मृत्यु दर और जो शिशु मृत्यु दर अभी भी काफ़ी हाई है, उसको कम करना है। ये कॉन्ट्रासेप्टिव जब तक एक्सेस नहीं बढ़ाएंगे, सप्लाईज या सर्विसेज नहीं देंगे, तो हमारी मातृ मृत्यु दर कम नहीं होगी, जो एक शर्म की बात है हमारे लिए, हम इतना प्रोग्रेसिव देश है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि सरकार की ओर से 90 के बाद में आंकड़े देखा था, काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट है और बेहतर नतीजे हमने देखे हैं, और एक सामाजिक चेतना जो है वो भी इस पर आई है। सिंह साहब, बहुत संक्षेप में क्योंकि वक्त कम है, एक और कमेंट मैं चाहूँगा सरकार साहब का। बेस्ट वे जो हमने देखा है वो अपने आप हासिल होता दिख रहा है, कोई एक ऐसा आपको लगता है कि चैलेंज जहाँ पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है? आपने मुझसे पूछा या सरकार साहब से? आपसे सर। जी, बेसिकली हमने 4 एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं। सोशली डिप्राइव्ड ग्रुप, अगर
TFR की जो अगर प्राइवेशन के हिसाब से देखें तो हम लोग एक वेल्थ इंडेक्स कंप्यूट करते हैं। दोज हु आर एट द बॉटम 20%, वहां TFR आज भी 3.6 है। दोज हु आर एट द हाईएस्ट 20%, देयर TFR इज 1.6 ओनली। मेरा कहने का मतलब कि इंटर स्टेट इंट्रा स्टेट के साथ साथ अगर हम सोशल ग्रुप को अगर आइडेंटिफाई करें, इवन अगर 81 सेंसस से लेकर के 2011 सेंसस, लास्ट 4 सेंसस को भी देखें तो पॉवर्टी इज द रियल रीजन। अगर गवर्नमेंट 100 करोड़ अब करेंगे 100 मिलियन लोगों को गरीबी से अगर विकास की तरफ ले जाते हैं तो जाहिर है कि ये समस्या काफी हद तक और कम हो सकती है। सरकार साहब बहुत संक्षिप्त में, सिर्फ वक्त खत्म हो रहा है जी। नहीं, आपने जो कहा बिल्कुल सही है। गरीबी के साथ ही नहीं, हम ये भी देखते हैं जो पंजाब में जो एफ्लुएंट जो फार्मिंग फैमिलीज़ है, उनके यहाँ अगर देखें तो उनके भी जो बर्थ रेट है या उनके जो फैमिली पॉपुलेशन रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। उसकी वजह ये है कि वो चाहते हैं कि उनके जो लेबर इंटेंसिव जो वो होती है उसमें अपने फैमिली से ज़्यादा सपोर्ट मिल जाए, फैमिली मैनेजर्स हों, फैमिली चीज़ें हों, एक्स्ट्रा वर्किंग हैंड हो। तो ये एक सोशल फिनोमिनन है। आप एक चीज़ से उसका कोई समाधान नहीं निकाल सकते। तो ये सारी चीज़ों को देखिए, हम जब बात करते हैं बार बार, आजकल सामान्य रूप से देश में बात की जा रही है कि ज़बरदस्ती इसको घटाओ। देखिए, ज़बरदस्ती ये चीज़ नहीं घटाई जा सकती है। पर एक दूसरी चीज़ है, कॉन्ट्रासेप्टिव की बात होती है। कॉन्ट्रासेप्टिव के साथ आज भी कई टैबूज जुड़े हुए हैं। अगर कोई आदमी, और अगर औरत गई तो और भी मुश्किल, किसी केमिस्ट के दुकान पे चला जाता है और कॉन्ट्रासेप्टिव मांगता है, वो ऐसे हिकारत की नज़र से देखता है, उसको वेट कराता है, देर से देता है। तो ये सारी सोशल चीज़ें, समाज का नज़रिया बदलना पड़ेगा, सोशल सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। और ये कहना कि गरीब है इसलिए वो ज़्यादा है या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सही है। पर अप्रोच जो है हमारा ये होना चाहिए कि पूरे देश में ऐसा क्या माहौल बने कि जिससे लोग खुद ही कर रहे हैं। आजकल बहुत से फैमिलीज ऐसी हैं, कहीं से चले जाइए थोड़े से भी, और 90 एक से दूसरा बच्चा नहीं दिखता। 90 से मैं जो आंकड़े देख रहा था 2020 में, जो आज हम बात कर रहे हैं, तो बहुत अहम है कि सरकार की जो तमाम स्कीम रही है, भले ही हम सरकार की स्कीम में उसके कार्यक्रमों को लगातार सवाल खड़े करते हों और कहें कि बहुत बेकार रहे हैं, लेकिन इस तरह की स्कीम के और आंकड़े बताते हैं कि वो कितने कारगर रहे हैं। रफ्तार जो तय की गई थी कहीं उससे ज्यादा दिखती है, लेकिन उसमें भागीदारी जो मैं कहूँ आम जन, समाज और जो अलग अलग राज्य हैं उनको बढ़ाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल आज इतना ही, नमस्कार।